गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपने रेस्पिरेशन सुना है स्टूडेंट्स, ओके? तो बच्चों बताइए मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? यस, टेल मी। हाँ, ब्रीदिंग हमें पता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम सबको पता है, ठीक है? और इसके लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है, ठीक है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ नोज वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? नाउ इन टुडेज चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट respiration. Respiration is not only mere intake of oxygen and release of carbon dioxide. It is much more apart from the intake of oxygen. ठीक है? respiration ये सिर्फ respiration आप लोगों को लगता होगा कि कार्बन ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं क्या? नहीं। सो जो हम ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उस ऑक्सीजन को हर सेल तक सेल के अंदर जाने के बाद उस ऑक्सीजन का क्या होता है, ये हम आज रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। माने एक्चुअल हर सेल में ऑक्सीजन की फर्दर प्रोसेसिंग कैसे होती है, यह हम इस आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है? हर सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है आप बताइए, ओके? टेल मी, बताइए बच्चों, हर सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? ब्रीदिंग से ऑक्सीजन अंदर लिया, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हुआ, ब्लड के साथ कौन सा कंपोनेंट ब्लड का रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ? यस, टेल मी। ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन, ये हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है? अभी तक के स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी, ये हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है? यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मदद से, हीमोग्लोबिन के थ्रू हर सेल तक पहुंचाया जाता है। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है? When oxygen reaches inside the cell, then what is its role? What happens further with this oxygen? That we are going to study in today's topic. ठीक है? सेल ऑक्सीजन में पहुंचने के बाद क्या होता है, अगर ऊपरी तरह से देखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है? यह ऑक्सीजन जो सेल के अंदर पहुंचता है, यह एनर्जी जनरेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है? एनर्जी जनरेट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को, डी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए सेल के अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है? लिसन वंस अगेन केयरफुली। When the oxygen reaches in the cell, then this oxygen combines with the electrons, ठीक है? जब यह ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचता है तो इसका काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन यह ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन होती है एंड बोथ ऑफ दीज देन कंबाइन विद द प्रोटॉन। प्रोटॉन माने हमें पता है, हम प्रोटॉन को क्या लिखते हैं? यस, प्रोटॉन्स वी आर राइटिंग इट एज H+ moiety, okay? So oxygen combines with electron, results in formation of negatively charged oxygen, and this negatively charged oxygen then combines with proton
results in formation of H2O. Results in formation of H2O. बैलेंस हुआ क्या? ये नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे इसे? 2H और 4H, 4 protons combines with oxygen results in formation of 2 water molecules. ठीक है, जो सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है, सेल के अंदर ऑक्सीजन वाया हीमोग्लोबिन पहुंचती है, और इस ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कि सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे ये रिएक्शन होती है, ये हम सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिलहाल इतना देख लो कि जो हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन काफी अनस्टेबल होता है एंड इट देन रिएक्ट्स विद द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, सेल के अंदर प्रोटॉन्स जो प्रोड्यूस रहते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, उनके साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन होती है। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन combines with the proton, results in formation of water, and this water is called as cellular water. ठीक है, so RETC में क्या जनरेट हुआ? फाइनली water molecule or cellular water is get formed or produced. Okay, so how all this process is carried, that way we'll study in detail now. Okay, so देखिए, now listen here, respiratory electron transport chain, हम इसे क्या कह रहे हैं? चेन या सिस्टम कह रहे हैं। मीन्स multiple components are involved, that's why we are using the word chain or system. Okay, so in this respiratory electron transport system is located, where it is located? It is located in the inner mitochondrial membrane. The respiratory electron transport system, it involves different components, many components. So all these components are located across the inner mitochondrial membrane. हमें पता है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक रफ स्ट्रक्चर फिर से रिवीजन लेती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है स्ट्रक्चर? माइटोकॉन्ड्रिया इज किडनी शेप्ड, ओके, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर. It consists of two membranes. This mitochondria is bounded by two membranes. One is the outer membrane, other is the inner membrane. And inside this inner membrane, a fluid component is present. That is called as stroma. Outer membrane, inner membrane, and within inner membrane, what is present? Stroma is present. That is the fluid part present inside the mitochondria. ठीक है? So mitochondria को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एटीपी जनरेट करती है. क्या जनरेट करती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माने एटीपी जनरेट करती है. एंड व्हाट आर द एटीपीज? एटीपी क्या होते हैं? ये आपने पढ़ा है अभी तक. एटीपी क्या होते हैं? एटीपीज आर द
एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल को जब भी एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहां से लाएगी सेल? दैट एनर्जी करेंसी बोल के किसे यूज करेगी सेल? एटीपीज को यूज करती है सेल। ठीक है, सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर गेट जनरेटेड by the mitochondria, and that's why mitochondria is called as powerhouse of a cell। अब चलिए स्टूडेंट्स देखिए आगे, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज लोकेटेड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन ये क्या यूनिफॉर्म होता है? नहीं होता। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। राइट, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उस बेसिस पे हमें ये पता है कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, and this inner mitochondrial membrane is thrown into finger like projections, okay, like this, and inside this stroma is present, this is stroma। ठीक है, अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें आरईटीसी लोकेटेड है, आरईटीसी के कंपोनेंट्स लोकेटेड है, ऐसा हम बता रहे हैं। सो लेट अस स्टडी वन बाय वन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आरईटीसी। ओके, सो components of RETC includes components of RETC, components of RETC, respiratory electron transport chain includes, the first component is called as complex 1. The first component of RETC is called as complex 1. Okay, this complex 1, it is formed by NADH dehydrogenase। Okay, the complex 1 comprises of NADH dehydrogenase. It consists of, it is formed by NADH dehydrogenase। What is NAD? What is NAD? आपको पता है NAD and FAD। ओके, ये दोनों coenzymes है, both of these are coenzymes, right? These coenzymes, what is their function? These coenzymes accepts protons or hydrogen, accepts hydrogen generated in the cell। Okay, what are these? NAD and FAD, both of these are coenzymes, and what is their role? They accept hydrogen which are get generated in the cell during dehydrogenation reaction. During dehydrogenation reaction, the hydrogens are get generated in the
cell, and these hydrogens are get accepted by these two coenzymes. Now, what is the full form of this NAD and FAD? NAD is nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, and what is FAD? Flavine adenine dinucleotide. Flavine dinucleotide. What is FAD? Flavine dinucleotide, adenine dinucleotide. Okay, NAD and FAD, both of these are coenzymes, and their role is to accept hydrogen. जो dehydrogenation reactions, different dehydrogenation reactions are get carried in the cell. Okay, and during this dehydrogenation reaction hydrogens are get formed, और जो हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कौन एक्सेप्ट करता है? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं, और अलग जो हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं या हाइड्रोजन सबस्ट्रेट से निकाला जाता है बाय डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करता है? NAD and FAD, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम्स एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन को, और एक्सेप्ट करने के बाद इनका फॉर्म कैसे चेंज होगा? यस, टेल मी. NAD reacts with hydrogen, results in formation of NADH plus H plus. Okay, and FAD reacts with hydrogen, results in formation of FADH plus H plus. Okay, H plus stands for proton. Okay, इस तरह से दो हाइड्रोजन स्प्लिट होते हैं. एक हाइड्रोजन रिएक्ट होता है कोएंजाइम के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन किस तरह से स्प्लिट हो रहा है, उसमें का इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है साइड में, and proton is left here. Okay, electron निकल जा रहा है, proton is left here. Okay, so in this way, during dehydrogenation reaction, what happens in the cell? The hydrogens are taken out from the substrate. ठीक है, the hydrogens are taken out from the substrate, and these hydrogens which are taken out from the substrate get react with the NAD and FAD, results in formation of NADH and FADH. Okay, these are the reduced form. These are the reduced form of coenzyme, and NAD and FAD. This is the oxidized form of these coenzymes. Okay, NAD reduce होके क्या बना? NADH. FAD reduce होके क्या बना? FADH. Okay, यहाँ तक समझ में आया? Now come back to complex 1. ठीक है, इससे पहले हम ये देखेंगे, हमने अभी ये समझ लिया कि सेल के अंदर अलग अलग डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है. बताइए कोई डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताइए मुझे जो सेल के अंदर होती है. यस, बताइए, हमने पढ़ा है. ठीक है, कहाँ पढ़ा है? इन द ग्लाइकोलिसिस, राइट? ऑफ कोर्स, वेरी गुड. ग्लाइकोलिसिस के अंदर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, और क्या फॉर्म होता है? NADH plus H plus. और कहाँ होती है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन? दैट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन Krebs cycle, or we are also call it as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Okay, getting? ठीक है. So TCA cycle में और Krebs cycle में जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, उस डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कौन से कोएंजाइम हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं? NAD and FAD. Most of the time NAD acts as hydrogen acceptor, but in very few reactions FAD also acts as
हाइड्रोजन एक्सेप्टर. ओके, गेटिंग इट? ठीक है. नाउ कम बैक टू components of RETC. Components of RETC, the first component of RETC is the complex one. This complex one consists of NADH dehydrogenase enzyme. This NADH dehydrogenase enzyme has FMN as prosthetic group. ठीक है. This NADH dehydrogenase enzyme has FMN as prosthetic group. What is prosthetic group? इस enzyme के साथ, enzymes means these are made up of proteins. Enzymes are made up of proteins. So इस एंजाइम NADH dehydrogenase एंजाइम के साथ associated non-proteinous component is the prosthetic group. Is called as prosthetic group. Non-proteinous component associated with the enzyme NADH dehydrogenase is called as prosthetic group. So, okay, FMN is the prosthetic group associated with NADH dehydrogenase enzyme. Okay, also this enzyme, this complex 1 consists of non-heme ion associated with it. ठीक है. इस कॉम्प्लेक्स के साथ इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? आयन प्रेजेंट है. और ये आयन कैसा है? हीम रिंग के बाहर का आयन है. मीन्स नॉन हीम आयन इज एसोसिएटेड विद दिस कॉम्प्लेक्स 1. Non-heme ion is also associated with this complex 1. Okay, the next component of RETC is complex 2. Is called as complex 2. The complex 2 is formed by FADH dehydrogenase. FADH dehydrogenase. Complex 2 consists of FADH enzyme. With this, FAD is prosthetic group. Okay, with this enzyme, FAD is associated as prosthetic group. Okay, complex 2, it comprises of, or it is formed by FADH dehydrogenase, and this FADH dehydrogenase is associated with FAD as prosthetic group. It also consists of non-heme ion. It also consists of non-heme ion. Okay. FMN stands for flavin mononucleotide. Flavin mononucleotide. Flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide. Flavin mononucleotide. Flavin adenine dinucleotide. Okay. Now, the next component of RETC is complex 3. It is complex 3. ये complex 3 जो है students, it is formed by cytochrome. It is formed by cytochrome. Cytochrome BC1 complex. Okay, अब देखिए बच्चों,
कॉम्प्लेक्स 3 जो है RETC में का नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कॉम्प्लेक्स 3। और ये कॉम्प्लेक्स 3 किससे फॉर्म हुआ है? साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1, ये दोनों मिलकर यह कॉम्प्लेक्स बनता है। दैट इज कॉल्ड एज, इट इज फॉर्म्ड बाय साइटोक्रोम BC1 complex. Okay. Next component of RETC is complex 4. Is complex 4. This complex 4 is formed by cytochrome AA3 complex. Okay, complex 4 is the last component in RETC and this is formed by cytochrome AA3 complex. ठीक है? Now the another two members which are present in RETC are situated here in between complex 2 and complex 3, ubiquinone. Ubiquinone is the mobile carrier of electron. It is the moving electron carrier, mobile electron carrier present in between complex 2 and complex 3. Present in between complex 2 and complex 3. It is also denoted as UQ, ubiquinone. Okay, it is also called as coenzyme Q. Coenzyme Q. It is also called as coenzyme Q. And in between, and it is situated in between complex 2 and complex 3, and in between complex 3 and complex 4, one more mobile electron carrier is situated. One more mobile electron carrier is situated, and that one is called as cytochrome C. Cytochrome C is the another mobile electron carrier. Cytochrome C is the another mobile electron carrier situated in between complex 3 and complex 4. Situated in between complex 3 and complex 4. Okay. Now look at once again. Respiratory electron transport system consists of 4 components. Mainly it consists of 4 components and 2 mobile carriers. 4 components are complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. Complex 1, it is formed by NADH dehydrogenase complex. Along with this, FMN is the prosthetic group associated with NADH dehydrogenase and it also consists non-heme ion. Complex 2 is formed by FADH dehydrogenase. With this, FAD is associated as prosthetic group. With this, FAD is associated as prosthetic group. It also consists non-heme ion. Okay. Now, complex 3 and complex 4 both consist of cytochromes. Complex 3 consists of cytochrome BC1 complex, cytochrome B and cytochrome C1. Okay, and complex 4 consists of cytochrome AA3 complex. Okay, complex 4 consists of cytochrome AA3 complex. Okay, the complex 3 also consists of non-heme ion. Okay, also consists of non-heme ion, and complex 4, it consists of non-heme ion. Along with this, these consist of iron sulfur reaction center.
iron sulfur reaction center is present in complex 3 and complex 4. Okay, and in between complex 2 and complex 3, a mobile carrier, electron carrier is present called as ubiquinone, also called as coenzyme Q, and in between complex 3 and complex 4 another mobile electron carrier is present called as cytochrome C, The remaining study we will continue in our next video. Till then, goodbye.